दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हम लोग विशेष रूप से करंट अफेयर्स प्रीलिम के लिए और इतिहास प्रीलिम के लिए पर चर्चा कर रहे थे या उसके वीडियोस देख रहे थे या बना रहे थे। और अब मैंने सोचा है कि चूँकि कोरोना का दौर चल रहा है और अभी एग्ज़ाम्स में हो सकता है डिले हो, तो इस वजह से हम लोग साथ साथ में मेंस की भी तैयारी करते रहें। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं विभिन्न जो समाचार पत्रों में, उनको मैं जो है आप लोगों के सामने रखूँगा और उनका विश्लेषण करूँगा। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि वो आपके जीएस के किस पेपर से संबंधित हैं और उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैंने जनसत्ता के एक प्रमुख लेख को लिया है जो कि यूक्रेन संकट को लेकर के है। तो देखते हैं पहले ये लेख क्या है और इस पर जो है कैसे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं या इसके कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखिए, यूक्रेन का गहराता संकट इसका टाइटल दिया गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मैं आपको जो है पहले जो है 2 मिनट में शॉर्ट स्टोरी में बता देता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। दोस्तों हुआ क्या कि आप जान ही रहे हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, उसके बाद CIS का गठन होता है, तो 1991 में ही दिसंबर में। और इसी क्रम में जब उसका गठन होता है तो जो सोवियत संघ से अलग हुए थे जो देश, वो उसमें शामिल होते हैं और उनका उद्देश्य है कि हम साझा रूप में आर्थिक जो हमारे क्रियाकलाप हैं, हमारी जो राजनीतिक स्थिति है या हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं, इनको साझे रूप में आगे बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों आगे चल करके जैसा कि आप देखते हैं, पूर्वी जो यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन देशों की आर्थिक स्थिति यूरोप के देशों की तुलना में, जो पश्चिमी यूरोप या सेंट्रल यूरोप के जो देश हैं उनकी तुलना में बहुत ही बदतर थी। तो इस वजह से जो ये देश थे जो इस संघ में शामिल हुए थे, वो देश क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अब हम किसी तरीके से यूरोप के देशों में शामिल हों। और उनसे जो सोवियत संघ से अलग हुए देशों में सबसे प्रमुख देश यूक्रेन था। अगर और आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में आप लोगों को याद होगा क्रीमिया संकट हुआ था। और यूक्रेन क्या, जो क्रीमिया क्या था, वो यूक्रेन का एक प्रांत है, ठीक है। तो और जैसा कि आप जान रहे होंगे, अगर आप लोगों को करंट से जुड़े हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको रुचि है, तो क्रीमिया का अधिग्रहण या विलय जो है रूसिया ने 2014 में कर लिया था, ठीक है। जिस पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने ऑब्जेक्शंस भी किए, लेकिन रसिया ने उसका विलय कर लिया था। तो ये मेन इशू है। अब स्थिति क्या है कि रसिया जो चाहता है, वो चाहता है यूक्रेन रसिया का फेवर करे, जबकि यूक्रेन की जो स्थिति है वहाँ पर यूक्रेन चाहता है कि एक तो वो नाटो मेंबर भी है, और दूसरा ये कि यूक्रेन चाहता है कि हम पश्चिमी देशों की तरह पूंजीवाद को अपना करके पूंजीवादी आर्थिक मॉडल के आधार पर अपना विकास करें। क्योंकि जो उसके पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, जो छोटे छोटे देश हैं, जो देश रसिया का जो है समाजवादी मॉडल या साम्यवादी मॉडल अपना रहे हैं, उन देशों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। तो इस वजह से यूक्रेन का जो इंटरेस्ट है या उसका जो झुकाव है पश्चिमी यूरोप के देशों की तरफ या अमेरिका की तरफ अधिक है। और रसिया की कोशिश है कि यूक्रेन जो है वो हमेशा साम्यवादी मॉडल को अपनाए या रूस के साथ में ही चले। तो इसी क्रम में रसिया ने क्या किया कि यूक्रेन के जो कुछ प्रांत हैं, एक तो क्रीमिया का डायरेक्ट विलय कर ही लिया, और यूक्रेन में वो अनरेस्ट एक तरीके से फैला रहा है। जो रसियन एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो क्या करती है, क्योंकि वहाँ के जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, यूक्रेन चूँकि रसिया के बाउंड्री पर है, तो इस वजह से कुछ रसियन पर्सन्स भी जो है यूक्रेन में रह रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या करती है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से वहाँ पर यूक्रेन में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करती है।
तो दोस्तों ये तो एक तरीके से थीम था जो मैंने आपको एक शॉर्ट वे में समझा दिया, और अब आप चीज़ों को बेहतर रूप से समझ सके होंगे। और अब देखते हैं इसके और कौन कौन से डायमेंशंस हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा। आप लोग इसको जो है देख लेंगे, रीडेबल हो जाएगा इससे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो इसका विघटन होता है, जैसा कि मैंने अभी अपने लेक्चर में भी बताया कि विघटन के बाद जो CIS बनता है 1991 में, इसमें क्या होता है, ये मिन्स्क समझौता के माध्यम से बनता है, और इसका गठन का उद्देश्य एक सांस्कृतिक और आर्थिक आधार रहता है। जब चूँकि इस आधार पर, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर इसका गठन होता है, इस वजह से इसमें ये कोशिश रहती है इसकी, और इसका लीडिंग कंट्री क्या है, वो रसिया है। रसिया चूँकि लीडिंग कंट्री है, इस कंडीशन में उसकी कोशिश ये रहती है कि यह देश हमेशा हमारे अकॉर्डिंग चलें। जैसे क्या हुआ कि जब उपनिवेशवाद का अंत हुआ, उपनिवेशवाद के अंत के बाद सो कॉल्ड, जैसे बहुत से जो है कंट्रीज़ या विचारक लोगों का मानना है कि जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ एक तरीके से नौ उपनिवेशवाद है, ठीक है। या आज के समय में जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका का की जो सॉफ्ट पॉलिसीज़ हैं या डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो क्या है, एक नौ उपनिवेशवाद का दायरा है। तो इसी तरीके से इन देशों का मानना है कि यह रसिया, स्टार्टिंग में तो ये रसिया की तरफ मुड़े, लेकिन रसिया यहाँ इनको एक नौ उपनिवेशवादी देशों के रूप में या नौ उपनिवेशवाद के रूप में इनको मानता है या इनके साथ बर्ताव करता है। इस वजह से यह देश इससे थोड़ा रसिया से कट ऑफ होना चाह रहे हैं। तो इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं तो विशेष रूप से हम देखते हैं, चूँकि यूक्रेन एक तो जो है रसिया की बाउंड्री पर है, आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध है। दूसरा, जब यह भाग था विशेष रूप से रसिया का, तो उस समय अविभाजित जो सोवियत संघ का भाग था, तो उस समय ये क्या था, ये रसिया के जो अधिकांशतः परमाणु केंद्र हुआ करते थे वो यूक्रेन में हुआ करते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये यूक्रेन एक तरीके से जो इसकी सामरिक स्थिति थी वो बहुत मजबूत थी। इसी क्रम में जब हम और आगे देखते हैं तो हम नाटो के रेफरेंस में भी इसको देख सकते हैं। नाटो में क्या है कि नाटो का जो गठन किया गया था, नाटो के गठन का उद्देश्य क्या था, नाटो का गठन का उद्देश्य था कि यदि सदस्य देशों पर कोई भी देश किसी भी सदस्य देश पर हमला करता है तो उस स्थिति में सभी देश सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से उसका सामना करेंगे या उसका प्रत्युत्तर देंगे। और यूक्रेन भी इसी वजह से नाटो की तरफ झुकता है। लेकिन रसिया ये चाह नहीं रहा है कि यूक्रेन किसी भी स्थिति में नाटो की जो सामूहिक सुरक्षा की नीति है उसका पालन करे या उस सिद्धांत की ओर बढ़े। ये रसिया किसी भी स्थिति में नहीं चाह रहा है कि नाटो, उसकी जो सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है नाटो का, उसकी तरफ यूक्रेन झुके। तो इस तरीके से, और ऐसी होता क्या है कि जो आप देखेंगे जो नाटो है वो क्या करता है, पहले ऐसे मामलों को, अगर जो विवादास्पद मामले रहते हैं उनका क्या करता है, राजनीतिक समाधान खोजता है। अगर राजनीतिक समाधान नहीं होता है तो उसके लिए वो क्या करता है, सैन्य समाधान खोजता है या सैन्य तरीकों को आजमाता है, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम नाटो को और भी देखेंगे, नाटो का जो विस्तार देखेंगे या उसकी जो कार्यप्रणाली देखेंगे, तो नाटो का ऐसा नहीं है कि जो है वो केवल यूक्रेन के साथ में ये स्थिति है। ये स्थिति नाटो की ईरान के साथ में भी है, ठीक है, चीन के साथ में भी यही है, ठीक है, म्यांमार के साथ का जो समर्थन अभी जो हो रहा है, उत्तर कोरिया है। इस कंडीशन में जो पश्चिमी देश हैं वो नाटो का एक तरीके से मिसयूज़ करते हैं, और जो चीन है और रूस है वो इन पर अंकुश लगाने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए हमेशा कोशिश करता है कि जो ऐसे देश हैं जो पश्चिमी देशों के या पूंजीवादी देशों या पूंजीवादी मॉडल के अगेंस्ट में हैं, उनका हमेशा साथ दिया जाए। आपने देखा होगा अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, चाइना उसको इंटरनल सपोर्ट दे रहा है। ईरान में जो आपने देखा होगा उस समय जो
मुद्दा हुआ था जब ईरान के कमांडर को जो है अमेरिका ने मार गिराया था, वहाँ क्या हुआ, रसिया ने सपोर्ट किया। इसी तरीके से उत्तर कोरिया क्या है, उत्तर कोरिया पर यूएन ने प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा लिए, लेकिन रसिया और चाइना का उसका इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो इस कंडीशन में कुल मिलाकर के जो हम कोल्ड वार की बात करते हैं, वो कोल्ड वार अभी एक तरीके से शांत नहीं हुआ है, और वो कोल्ड वार अपने दूसरे फॉर्म में, पहले की जो फॉर्म थे उस कंडीशन में क्या हुआ करता था कोल्ड वार के रूप में, कोल्ड वार में क्या होता था, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाया करते थे या अटैकिंग हो जाया करते थे। लेकिन अब कोल्ड वार जो है एक तरीके से इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के रूप में, स्ट्रेटजिकल पॉलिसीज़ के रूप में, या ऐसी और डायमेंशंस के रूप में जो उभर करके सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ये अपना आज का मुख्य आर्टिकल था, और इस आर्टिकल से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए, वो ये हो सकते हैं कि जैसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि एक सामान्य सा प्रश्न कि यूक्रेन संकट पर टिप्पणी करें, सामान्य सा प्रश्न, या इसको ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि शीत युद्ध का अंत मौखिक रूप में तो हो गया है, लेकिन यह अभी भी वर्तमान समय में भी जारी है, इसकी समीक्षा करें। या इस पर ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व में आज भी पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल के बीच लड़ाई जारी है, और इसका अंत कैसे होगा, इसके लिए समाधान सुझाइए। तो इस तरीके से कई प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने जो है कुछ इसका PDF नहीं बनाया है, और अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि जो ऐसे प्रश्न होंगे उनके वीडियोस या इसके जो की पॉइंट्स होंगे वो एक PDF के रूप में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया करूंगा। और दोस्तों, साथ ही साथ जो हम लोग प्रीलिम का पर काम कर रहे हैं या मेंस वाला ही ये जो काम कर रहे हैं, इसका जो PDF होगा, अगर आप लोग चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं PDF आप लोगों को अवेलेबल करा दिया करूँगा, जो भी प्रीलिम का कंटेंट तैयार करता हूँ या मेंस का जो भी तैयार करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो ये यहीं पर कंप्लीट होता है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट ठीक है और आपके लिए यूज़फुल है, तो उस कंडीशन में दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मेरा भी मनोबल इससे बढ़ता रहे और मैं भी उत्साहित होकर के आपको और नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं, और नया कंटेंट जो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल हो, ज़्यादा यूज़फुल हो, उस पर मैं काम कर सकूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।